नवाज शरीफ का जो वीज़ा एक्सटेंशन का मामला है वो क्या हो पाएगा या नहीं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि इस बारे में आप अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बात हो रही है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ क्या वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा इस पर अब बात हो रही है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो वीज़ा एक्सटेंशन का मामला है वो क्या हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अगले साल के आगाज़ में ही हियरिंग, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास क्या कोई ऑप्शन मौजूद है कि अगर उनकी एक्सटेंशन नहीं होती है, वहाँ पर वीज़ा की उनकी मुद्दत ख़त्म होती है, तो क्या वो दोबारा अपील पर जा सकते हैं और उस अपील का कितना वक्त होता है। आज ये कुछ हम टेक्निकल बुनियादों पर सवालात भी उठाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते ही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ रहने का, तो वतन वापस आने के बाद जो उनकी सज़ा है वो वहाँ से शुरू होगी जहाँ से ख़त्म हुई थी, या उनको भी कोई सज़ा मअतली के मामलात हो सकते हैं कि क्या कोई उनके पास भी अभी ऑप्शन बाकी है अपील का कि उनकी सज़ा मअतल हो और वो बाहर आ जाएं, क्योंकि सज़ा होने वाले तो मरीम नवाज साहिबा भी हैं लेकिन वो इस वक्त जेल में नहीं हैं, उनकी भी सज़ा मअतली का मामला है, तो क्या उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। आज इस सूरत हाल पर बात करेंगे। और हुकूमत कह रही है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, हम उनको लाएंगे, तो क्या हुकूमत भी उनको लाने की किसी पोजीशन में है या नहीं है। ये तमाम तर सवालात होंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। नज़ीर सहाफ़ी तजकार एडिटर इन चीफ बोल हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब ने, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज़ साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब यूके से। उनसे जानेंगे कि वहाँ क्या तरीक़ाकार है कि अगर कोई शख्स वहाँ पर मौजूद है और उसके वीज़ा की एक्सटेंशन या बाकी मामलात हैं तो क्या हो सकता है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज नून लीग का इजलास भी और वर्चुअल इजलास में कुछ बातें भी की गई हैं। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब आपके वक्त का। क्या खबरें अंदर की हैं और क्या बताया गया है नून लीग की अपनी जानिब से कि आज इजलास में क्या बात हुई है, और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से वापसी की बातें हो रही हैं, क्या नून लीग की क़यादत भी यह बात कर रही है या ये सिर्फ खबरें ही उड़ती उड़ती चल रही हैं। जी बिल्कुल, नून लीग की जो क़यादत है ये बात कर रही है, और जिस वर्चुअल इजलास जिसकी सदारत मियाँ नवाज शरीफ ने खुद की है, इसमें सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे, और उसमें ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने उन राब्तों और मुलाकातों के हवाले से बताया जो गुज़श्ता दिनों से जारी हैं उनके साथ। पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके जो लोग हैं, उनके साथ राब्ते बिला वास्ता या बिल वास्ता, तो इस बात की तो उन्होंने तस्दीक कर दी है। ताहम साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत जारी की है, खास तौर पर जो अयाज सादक थे वो भी इजलास में कहा है कि आपने जल्दबाजी कर दी, बहुत सी बातें अभी क्लियर होना बाकी हैं, मामला चल रहे हैं, तो आप वापस जाकर जिस किस्म के बयानात दिए इस किस्म के बयानात में एहतियात की जाए। फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि मैं कोई डील कर रहा हूँ या डील के तहत वतन वापस आऊँगा। उन्होंने कहा कि जो दो लोग मेरे से राब्ते में हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि मैटर करते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं पाकिस्तान तो जल्द पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ, लेकिन जो अभी इस वक्त गुफ्तगू चल रही है उसको अभी अफशा ना किया जाए, ताकि बहुत सी जो चीज़ें होने वाली हैं वो अभी फाइनल नहीं। रायत का वो जिक्र कर रहे थे, और नून लीग के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जो है उनके साथ भी उन्होंने कहा कि उनके राब्ते हैं, जो मुख्तलिफ जो शख्सियात उनको पैगामात दे रही हैं वो भी उनके साथ इन टच हैं। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसको बाहर निकालने से, खास तौर पर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, तो नवाज शरीफ ने कहा कि इस बारे में आप अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें। ये उन्होंने बड़ी बात की कि होमवर्क मुकम्मल कर लें, ये हम किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि टाइम फ्रेम उसका क्या होगा, और कहा कि बगैर होमवर्क के तहरीक अदम एतमाद जमा भी न कराई जाए, क्योंकि जब तक ये हमें बिल्कुल यकीन ना हो जाए
कि हम जो है वो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं, उस वक्त तक तहरीक जमा भी न कराई जाए। और ये भी उन्होंने साथ साथ कहा है कि जो मिनी बजट कल हुकूमत पेश करने जा रही है कौमी असम्बली में, इसको पास होने से रोकने के लिए भी नून लीग जो अपोजिशन जमाते हैं उनसे रब्ता करे और कोशिश करे कि पास ना हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी शिकस्त होगी हुकूमत को और ये हमारा जो हमारी मुस्तकबिल की प्लानिंग है उसमें ये बड़ी मददगार जो है वो साबित होगी। तो इस तरह की चीजें नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के रहनुमाओं के साथ इन दिनों काफी वो डिस्कशन रोजाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। एक सवाल एक तो उन्होंने कह दिया कि इस पर बात ना की जाए, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2 लोगों से बात हो रही है। ये तमाम तर चीज़ें जो उनकी बातचीत है जिससे वो डील का नाम नहीं भी देना चाहते, चलें वो गुफ्तगू और बातचीत हो रही है, लेकिन साथ जो तहरीक अदम एतमाद के मामले पर उन्होंने कहा होमवर्क कर लें। तो तहरीक अदम एतमाद पर तो पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑप्शंस दे चुकी है, फार्मूला दे चुकी है, तो क्या कोई इस पर भी बात हुई है कि अपोजिशन की बाकी जमातों बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत की जाए होमवर्क के सिलसिले में? जी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तैयार है। उन्होंने होमवर्क की बात की थी कि हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनको उनके साथ से अलग किया जाए, और हुकूमती इत्तेहादियों को अलग करने के लिए साद रफीक और खुद जो शहबाज शरीफ है उनको ये कहा है कि वो उनसे बात करें, क्योंकि ये बड़ी क्लियर बात है कि कौमी असम्बली में स्पीकर के खिलाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो उनका साथ ना दें। पीपल्स पार्टी तो इस मामले के ऊपर जो है वो तैयार है, और अभी जो सेनेट का चेयरमैन है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि आज हो सकता है कि हम पहले मरहले में वहां पे तहरीक लेकर आए, लेकिन वो बातचीत पीपल्स पार्टी के साथ इस हवाले से चल रही है कि आइंदा फिर चेयरमैन सेनेट कौन होगा, पीपल्स पार्टी का होगा या नून लीग का होगा। लेकिन वो साथ ही साथ वो ज़ाहिर है बहुत सारी चीजें अभी वो नहीं बताना चाह रहे, इसी वजह से उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं से भी बात की कि वो हुकूमत पे दबाव लाजमी बढ़ाएं, लेकिन जो अंदरूनी खाना बातचीत हो रही है उसको अफशा न करे, ताकि हमारे जो बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, बड़े एक अहम पॉइंट ने गुफ्तगू की है। 2 लोगों से बात चल रही है, अंदरून खाना गुफ्तगू हो रही है, वो अफशा न की जाए, ये चीज़ें जो है बड़ा एक अहम मामला। उन्होंने कहा गुफ्तगू जो चल रही है उसे अफशा न किया जाए। नज़ीर लगारी साहब, कानूनी पहलुओं पे तो हम बात करते हैं, हमारे साथ 2 वकला मौजूद हैं पाकिस्तान में भी और इंग्लैंड में, लेकिन ये सर बड़ा मामला है। पाकिस्तान में 2 लोग मैटर करते हैं, उनसे मियां नवाज शरीफ की बात चल रही है। पाकिस्तान में सबसे सुप्रीम जो इस वक्त लीडर हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान ने चंद दिन पहले बड़े गुस्से का उनका वो एक था कि अगर किसी से करनी है तो फिर जेलें खोल दे सब के लिए। तो बातचीत भी हो रही है, गुफ्तगू भी चल रही है, तो फिर कहा जा रहा है कि इसको डील का नाम भी ना दिया जाए। असल में ची गवेरा की वापसी है, उसको डील का नाम ना दिया जाए, और चूँकि फिनलैंड से सवारी रवाना होने वाली है रेलगाड़ी व्लादिमीर लेनिन की, वहाँ से रवाना हो रही है और मॉस्को आ रहे हैं, तो इसको डील का नाम ना दिया जाए। और माओ तंग का लॉन्ग मार्च जो है वो पूरा हो चुका है और अब वो बीजिंग की तरफ आखिरी मरहले में पहुँच रहे हैं, इसलिए डील का नाम ना दिया जाए। और ये जो केमल मंडेला जो है वो आ रहे हैं, हाँ, नेल्सन मंडेला भी जेल से, नेल्सन मंडेला है उनकी जेल से। नेल्सन मंडेला वो तो इनकलाब नहीं लाए, उन्होंने तो एक जमहूरी अमल के ज़रिए सब कुछ किया, लेकिन ये हमें ये बताया जा रहा है कोई इनकलाबी आ रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं कि जैसे सारा सिस्टम वो उलट पुलट करके रख देंगे। कुछ नहीं होगा। पिछली दफ़ा उन्होंने जिस तरह से की थी डील, इस मरतबा डील और लिखी हुई डील थी कि 10 साल तक वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इस मरतबा देखें कितनी डील करते हैं, कितने अरसे के लिए सियासत से बाहर रहने की डील करते हैं या कोई और चीज़ें मानते हैं। बहरहाल उसको डील का नाम मैं भी नहीं देता, हम नहीं कहते डील। राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उसके नतीजे में कोई फार्मूला तय पाएगा, फार्मूले के तहत उनके बारे में कोई किरदार तय पाएगा, वो किरदार कैसे अदा करेंगे, क्या ये इस किरदार के लिए मुक्तदरा भी तैयार है। यकीनन ऐसे अगर सिग्नल मिले हैं तो वो भी तैयार होंगे, इसलिए कि इस हुकूमत से जान छुड़ाना सबकी मजबूरी है। कोई सारी सूरत हाल में बहरहाल कोई ना कोई चीज़ देखी जाएगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ चे गवेरा वापस आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में जो है लेनिन की सवारी आ रही है, या माओ तुंग का लॉन्ग मार्च जो है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है और पाकिस्तान में कोई इनकलाब आ रहा है। इनकलाब नहीं आ रहा है। वो आएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, और उसको डील नहीं कहते हम, आएंगे तो एक सहूलतकारी के तहत आएंगे और वही उनका अमल होगा। तो जैसे पहले गए थे वैसे वापस आएंगे।
पहले भी 99 में भी और दूसरा भी, तो हम डील नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बहरहाल अब देखना है कि आ कैसे सकते हैं और वहाँ रह कैसे सकते हैं। ये बड़ा एक कानूनी मामला है। बैरिस्टर राशिद असलम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, उनके पास क्या ऑप्शन है मियाँ साहब के, क्योंकि अभी उनके जो एक्सटेंड का अगर रिजेक्ट हो जाता है, वो उनको नहीं मिलता है, तो क्या तरीक़ाकार होगा? और अगर उनके पास कोई अपील का वैसे भी मज़ीद हक़ है, क्या इस वक्त स्टेटस मियाँ नवाज शरीफ साहब का है? जी बहुत शुक्रिया। उनकी सबसे पहले तो एप्लीकेशन होम ऑफिस में जमा हुई थी जी, जो होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी थी, क्योंकि होम ऑफिस उस पर मुतमईन नहीं था कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मेडिकल ग्राउंड्स की बेस पे उनकी एप्लीकेशन थी बेसिकली, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहे थे। तो जब ये रिफ्यूज हुई तो उनके पास राइट ऑफ अपील आया, जिसको फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में यहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया। अब फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से जब स्टार्ट होता है केस तो तकरीबन 1 से 1.5 साल लग जाता है उसको कंप्लीट होने तक। उसकी पहली हियरिंग जनवरी में आई थी, जो जहाँ तक इत्तलात हैं कि वो एडजर्न हो गई थी किसी वजह से, तो अब वो दोबारा फिक्स होगी। होपफुली वो फरवरी या मार्च तक फिक्स हो जाएगी। तो उसमें लेकिन उस हियरिंग से पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने जो बंडल्स वगैरह जमा करवाने थे वो जमा हो चुके होंगे अब तक, और उसके बाद जज उस दिन हियरिंग करेगा जिसमें वो भी मौजूद होंगे, उनका बैरिस्टर भी मौजूद होगा जो उसको प्रेजेंट करेगा, वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा उनको। अब उसमें अगर तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सफिशिएंट इनफ हुई जिसकी बेस पे ये प्रूव किया जा सकता हुआ कि पाकिस्तान में एक तो उनको मेडिकल की वो सहूलियात मैसर नहीं होंगी, दूसरा वो केयर मैसर नहीं होगी, तीसरा ये है कि अगर वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो उनकी सेहत को ख़तरा हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो थ्रेशोल्ड जो मुकर्रर किए गए हैं इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक, अगर वो उसको प्रूव करते हैं तो उनकी इमिग्रेशन अपील अलाउ हो जाएगी। अगर वो प्रूव करने में नाकाम रहते हैं तो रिफ्यूज़ होगी। उनके पास एक और राइट होगा अपर ट्रिब्यूनल में अपील में जाने का। उसमें 14 डेज उनके पास होंगे कि अपर ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के बराबर होता है वो उसमें अपील कर सकते हैं। जब अपर ट्रिब्यूनल में अपील होती है तो एरर ऑफ लॉ के मुताबिक होती है, उसमें फैक्ट्स को डिस्कस नहीं किया जाता। अगर इस किस्म की कोई चीज़ अपर ट्रिब्यूनल का जज ये देखता है कि इसमें कोई कमी रह गई है या पिछले जज ने इसमें गलती की हुई है, तो दोबारा उनको अपील का राइट मिलेगा और फिर दोबारा अपील की हेयरिंग होगी। तो ये तकरीबन जिस तरह मैंने पहले बताया कि 1 से 1.5 साल का अरसा इस सारे सिलसिले में दरकार होता है, ये सारी अपीलों को एग्जॉस्ट करने के हवाले से। अगर सारी अपीलें उनकी रिफ्यूज़ हो जाती हैं तो फिर होम ऑफिस उनको डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू करता है कि आप 28 डेज में इस मुल्क को छोड़ दें। तो अभी ये मरहला काफ़ी दूर है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है कि जुलाई या अगस्त तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कि उनके वकला किस किस्म का केस तैयार करते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल उन पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि उनको डिपोर्ट किया जा सके, क्योंकि जब आपकी अपील पेंडिंग होती है तो होम ऑफिस आपको डिपोर्ट नहीं करता। सही। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की कि पूरे का पूरा केस जो है वो मेडिकल ग्राउंड में उनकी केयर के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से ये चीज़ें हैं, लेकिन जो किसी भी तरह के कुछ सियासी मामलात का जो है वो इस पर कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्राउंड्स ही जो लीगली ली गई है वो सिर्फ मेडिकल की है राशिद साहब, तो इसमें बाकी चीज़ें नहीं हो सकती हैं शामिल कि वहाँ पर उनके लिए जान को ख़तरा हो सकता है या उनके लिए कोई इंतकाम की बात हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी हो सकती, क्योंकि अगर वो इस किस्म की कोई चीज़ लेते तो उनको एक अलहदा रूट इख्तियार करना पड़ता है जो कि असाइलम का है और काफ़ी लंबा है। उसमें उनको होम ऑफिस जाना पड़ता, 2 इंटरव्यू देने पड़ते, और मेरा ख्याल है कि वो इस पे कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पे एक किस्म की सियासी भी उनके खिलाफ इशू हो सकता है सारी उम्र के लिए। तो ये जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं ये इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने ली हैं कि ये एक आसान रूट था, उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि उसका थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई होता है और वो ये नाकाम रहे हैं प्रूव करने में पहली एप्लीकेशन में कि वाकया ही अब यहाँ देखना है कि अब दूसरा में अब वो क्या करते हैं। राशिद साहब इस पर मज़ीद बात भी करते हैं। वकास अब्रेज़ साहब, यहाँ पर तो मामलात ख़ासे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो मेडिकल ग्राउंड्स है वो शायद कहीं बहुत पीछे चली गई है, यहाँ पर सियासी ग्राउंड जो है वो ज़्यादा मियाँ साहब का आ गया है। मियाँ साहब अगर वापस आ जाते, वहाँ से कैंसिल हो जाती है, यहाँ वापस आते हैं, स्टेटस क्या होगा? क्योंकि मियाँ साहब मुजरिम थे, यानी कि उनको सज़ा हो चुकी थी, वो जेल से गए हैं, अपनी सज़ा काट रहे थे, तो वहीं से बहाल होगा, वहीं से मामला होगा कि मियाँ साहब आएँ, उनको पकड़ा जाए, वापस उसी जेल में डाला जाए, यही स्टेटस रहेगा? बिल्कुल इसी तरह होगा, चूँकि हाई कोर्ट की तरफ से इनको 8 हफ्तों की मोहलत दी गई थी, और जो कंडीशनैलिटी या स्टिपुलेशन को डिटरमिन किया गया था लोअर हाई कोर्ट और ECL से फिर इनका नाम हटाया गया था, उसकी
जो बेस थी वो आर्टिकल 9 था, राइट टू लाइफ, के इनकी ज़िंदगी को खतरा है, इनकी ज़िंदगी एट स्टेक है और पाकिस्तान के अंदर वो पैरामीटर्स जो वो मैय्यस इंश्योर नहीं किए जा सकते मेडिकली, जिससे इनकी ज़िंदगी को सेफगार्ड किया जा सके। तो वहीं से जहाँ से ये सारी अपीलें, उनकी सुनवाई जो है सस्पेंडेड की गई, बल्कि आपको याद होगा आज से 4 माह कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एवन फील्ड वाला ज़ीज़िया से रिलेटेड जो इनके केसेस थे वो भी क्लोज कर दिए गए, अनटिल के नवाज शरीफ साहब खुद मुल्क वापस नहीं आते और अपनी अपील्स के अंदर जो है वो प्रॉपर उसको परस्यू नहीं करते। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ 2 चीज़ें देखता हूँ। एक तो ये कि सबसे पहले वो अगर वतन वापस आते हैं, ही मस्ट रेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, और कोर्ट्स डिटरमिन करें आया कि इनकी जो सेहत है मेडिकली वेदर ही इज़ फिट और नॉट। क्योंकि लास्ट टाइम जो इनकी तरफ से डॉक्टर शॉल और डॉक्टर लॉरेंस की जो मेडिकल इनके कंसल्टेंट्स हैं यूके के अंदर, उनकी रिपोर्ट लोअर हाई कोर्ट में सबमिट की गई थी इनके वकला की तरफ से, उसमें मेडिकली इन चीज़ों को एग्जिबिट किया गया था कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं सफरी पाबंदी है, अगर ये सफ़र करते हैं तो इनकी जान को खतरा लाक हो सकता है। और उसके बाद कल भी हम एक प्रोग्राम में बैठे हुए तो उसमें जो एहसन इकबाल साहब ने भी ये बात की कि नवाज शरीफ साहब की जो पीछे से परस्यू करना था पंजाब गवर्नमेंट ने, एक दफ़ा भी जो होम ऑफिस को नहीं लिखा गया या वहाँ पे जो इनके लीगल कंसल्टेंट्स है कि इनको परस्यू किया जाए कि इनकी मेडिकली वेदर इज स्टेबल और नॉट। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट के पार्ट पे या इनकी लीगल टीम के पार्ट पे भी बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, नक्स हैं कि ये विजिलेंटली और एक्टिवली इन चीज़ों को परस्यू ही नहीं कर सके। और जो स्पेसिफिकली उसी क्वेश्चन पे मैं रहना चाहूँगा जो आपने बात की, अगर वो यहाँ पाकिस्तान आते हैं तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जज अरशद मलिक साहब ने 2 केसेस डिसाइड किए इनके, ही इज़ नॉट नो मोर। तो एक केस के अंदर एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर अल अज़ीज़िया में 7 साल सजा दी गई और फ्लैगशिप में एक्विटल कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अल अज़ीज़िया केस था उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया जा सकता है। और सेकेंडली जो इनका केस था जिसमें एमन फील्ड रेफरेंस था उसमें भी जो एविडेंस है वो कमज़ोर है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर मरूज़ हाथ रखा जाए तो ये हमेशा ये बात करते हैं कि हम वो कोर्ट्स का एहतराम करते हैं, उनकी तकरीब, उनके तकद्दुस को मलूज़ हाथ रखते हैं, तो उनको बिल्कुल कोर्ट्स के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहिए और कोर्ट्स ही इनकी डेस्टिनी या अच्छा, एक चीज़ मैं एक चीज़ बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान यहाँ पर अब राना शमीम का जो बयान हल्फी है यहाँ पर अदालतों में उसका कितना असर हो सकता है? मियाँ साहब अगर आते हैं अपनी अपील जो हाई कोर्ट में तो वो गए, सुप्रीम कोर्ट में उनके पास कोई चांस है क्या आकर यहाँ पर अपने मेडिकल ग्राउंड्स पर या इन बेसिस पर जो कहा जा रहा है कि जनाब उनके साथ बायसनेस हुई है फैसलों के हवाले से, तो यहाँ इस बयान हल्फी की कोई अहमियत मियाँ साहब के हवाले से है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो एफिडेविट से रिलेटेड हमारा कानून शाद ऑर्डर है वो ये कहता है कि एफिडेविट does not have any importance or validity until unless deponent make himself available for the cross examination। जब तक वो खुद क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट के सामने नहीं आता। तो आज की जो उनकी हेयरिंग थी उसके अंदर जो है फर्द जुर्म आयद करने की तारीख को भी डिटर्मिनेशन कर दी गई है। तो आइंदा आने वाली जो डेट है उस पर जो है फर्द जुर्म भी आयद कर दी जाएगी। एट द सेम टाइम जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगी तब तक हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है वो ये कहता है कि एफिडेविट जो है वो कोई भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता अनटिल अनलेस कोई टेंजिबल, कोई कंक्रीट, कोई प्लाजिबल या कोजेंट पीस ऑफ एविडेंस जो है उसको प्रोबेटिव फोर्स के तौर पे सपोर्ट करे। तो अगर ये कह भी देते हैं कि मेरे सामने ये सारी गुफ्तगू की गई कि नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को सजा दी जाए, तो ये चीज़ें कैसे प्रूव की जाएंगी? क्योंकि वो भी जो एलिगेशन लगा रहे हैं, एक्विजिशन लेवल कर रहे हैं, वो भी एक फ़ोन कॉल की बुनियाद पर हेवर सेव एविडेंस के बारे में हमारा कानून शहादत ऑर्डर बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 46(1) है जो ये कहता है कि हेयर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का अगर बयान हल्फी पे रिलाई किया जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे हाल में पाकिस्तान की हालतों का तमस्सुर उड़ाने के मुतरादिफ हैं या इनको मलाइन या इनकी इज्जत को डिस्पर्ज करने के रिलेटेड है। चलिए इस पर हम बैरिस्टर साहब आज जो सूरत हाल हुई है राना शमीम के बयान हल्फी के केस के हवाले से फयाज महमूद इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, एक तो आगाह कीजिएगा सीधा सीधा कि आज हुआ क्या है, क्योंकि आज लिफाफा तो खुला है लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें उस तरह से खुल नहीं पाई हैं, तो क्या आज की समात में हुआ है? जी, सबसे पहले तो आज जब उस लिफाफे को खोलने का मरहला था वही बड़ा तवील हुआ और उसमें पहले चीफ जस्टिस अतुल मिनल्ला ने लतीफ आफरीदी जो वकील हैं राना शमीम के, उनसे कहा
कि आप इसको खोलें, तो जिसपे उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं खोलना बल्कि ये अदालत के लिए, तो जिसपे अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें समझ नहीं आती कि आपका जो क्लाइंट है वो इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं कि इस लिफाफे को खोलने में। तो जब उनकी चीज है इसको वो खोले, और उसके बाद उन्होंने अदालत ने राना शमीम को ही हदायत की कि वो लिफाफे को खोले, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको हुक्म दिया था कि आपने अपना ओरिजिनल बयान हल्फी अदालत में पेश करना है। तो जिसके बाद राना शमीम ने उन बयान हल्फी को खोला, तो उस पर एतराज ये उठाया गया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने कहा कि इन्होंने अदालत के सामने एक बयान दिया था कि वो बयान हल्फी जो है वो सील इमारत में बंद पड़ा हुआ है और मेरे नवासे के पास। उन्होंने कहा कि ये जो हमें दिखाया जा रहा है इससे कहाँ पे वो नोटरी पब्लिक की सील लगी हुई है कि उसको सील इमारत में रखा गया है। ये तो जो कुरियर सर्विस है उसके हमें मोहर दिखाई दे रही है। उसके बाद उन्होंने ये भी अदालत से ये हमें दे दिए जाए इनकी कॉपियां, ताकि हम इनको एनालाइज कर सके, हम इसका जायजा ले सके कि आया कि ये राना शमीम सच बोल रहे हैं या झूठ देने का, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि नहीं हो रहा। जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि राना शमीम अगर अदालत के सामने ये तस्लीम कर लें कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है, और वो ये कहें कि वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो गए हैं, तो फिर वो अदालत से इस्तदा करेंगे कि इस तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन अगर वो अपने मतन का दिफा कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। जिसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अहकाम जारी किए और कहा कि आइंदा समाअत पर यानी कि 7 जनवरी को उन्होंने मुकर्रर कर दिया है फर्द जुर्म आयद करने के लिए। लतीफ आफरीदी ने 2 अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। एक उन्होंने पेश किया फरदौस आशिक रवान करनेला की अदालत से ही है। उन्होंने कहा कि इसमें भी अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की, और एक दूसरा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इमरान खान तौहीन अदालत केस थी उसका फैसला भी अदालत ने पेश किया। उसमें भी उन्होंने कहा कि उस टाइम ये कहा गया था कि इमरान खान को जो लफ्ज है जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे अल्फाज, वो उसकी उनको मतलब नहीं मालूम था। तो राना शमीम को भी इस बयान हल्फी के नताइज का नहीं मालूम था, तो इसलिए बेहतर है कि इस तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए। जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके क्लाइंट तो अपने जो मतन है इसका दिफा कर रहे हैं, तो जिसके बाद इस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू हो सकती है, क्योंकि फर्द जुर्म होगी तो फिर इसमें बाकायदा तौर पर इस तरास्ता के जो भी गवाहान होंगे वो पेश किए जाएंगे, उस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फयाज, बड़ी तफसील के साथ आपने बता दिया। 7 जनवरी को अब फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन वो ये साथ मामला ये है कि वो इस अपने बयान पर भी कायम हैं, लेकिन बयान कैसे लीक हुआ ये अलग एक बहरहाल डिबेट चल रही है कि कैसे प्रेस तक पहुंचा है, कैसे अखबार की जीनत बनाए। लगारी साहब, एक जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब के वहाँ से वापसी, दूसरा ये बयान हल्फी इतना ज़्यादा आगे चला गया। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी फरमाया, उन्होंने कहा ये तौहीन अदालत नहीं है, ये बयानिया है पूरा जो अदालत के हवाले से बनाया जा रहा है। तो ये बयान हल्फी को लेकर कानूनी हैसियत तो वकील साहब ने बता दी है, वो बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कि इससे पता नहीं किसको बेनिफिट मिल जाएगा, किसके लिए नुकसान हो जाएगा, लेकिन कानूनी हैसियत तो इसकी कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फैसले आए हैं वो एक नहीं है, 2 फैसले हैं और 2 अलग अलग केसेस में 2 अलग अलग सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और हमें अगर किसी एक सज़ा के बारे में भी अगर ये चीज़ पेश की गई है, तब भी वो अगर स्टैंड कर रहे हैं तो फेस करेंगे और उनको साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं की है। ये उनके लिए मैंडेटरी होगा कि वो इस बात को साबित करें, वरना वो जो है वो अपने नताइज खुद भुगतेंगे। और जिन लोगों ने ये सारे का सारा वो किया है, एक तो पहली बात जो एतराज़ उठाया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से बड़ा वैलिड वो है कि जनाब अगर स्टैम्प नहीं किया गया नोटरी पब्लिक की तरफ से तो फिर आप किस तरह से इसको लाए हैं, और जब इसको जो लीक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये कापी उनके हवाले की गई है, जिन्होंने इसको प्रिंट किया, जिन्होंने इस पर बात की, जिन्होंने इसको चलाया, तो इसका मतलब एक कापी उनके पास गई थी और नोटरी होने के बाद गई या नहीं गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन पर तो बात होगी और उनके बारे में कोर्ट जो फैसला करेगी, तो सिर्फ ये है कि हमें ये देखना है कि एक तो ये कि 2 केसेस में सज़ा हुई है, एक में सस्पेंड की गई है, दूसरी में सस्पेंड नहीं की गई है। इसी तरह से मोहतरम मरियम नवाज भी बेल पर हैं और वो जो है उनकी सज़ा एक मुअत्तल हुई है ज़ाहिर है,
लेकिन वो जो हैं वो और मामलात में भी बेल पर हैं। ये जो हमें इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह से कोई आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी हो रही है और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा कोई 60 करोड़ लोग जो हैं कहीं इधर उधर तमाम मुल्कों से मिलकर आएंगे और इनका भाई पहली दफ़ा आ रहे थे, 10 साल की डील करके गए थे, सबको पता है, उसकी डील की कापियाँ सबके पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हर जगह पर वो मौजूद हैं और डील ये करके गए थे मैं सियासत 10 साल में सियासी अमल में हिस्सा नहीं लूँगा। और इस दौरान में मैं ख़ुद उनसे मिला था और जद्दा में वो जो महल में रिहाइश पजीर थे उसी महल में उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, बातचीत हुई थी। वो अवॉइड कर रहे थे सियासत पर बात करने से। लेकिन लगारी साहब तब भी 10 साल से पहले डील हो गई तो वो वापस आ गए 2008 के इलेक्शन में, उन्होंने आकर पार्ट भी लिया क्योंकि 99 के बाद वो उन्होंने ये बड़ी कमाल की बात थी कि उनके इलेक्शन लड़ने के लिए उनकी अहलियत को क्वेश्चन किया गया। लेकिन उससे बड़ी बात और हुई थी ये कि उन्होंने कैंपेन चलाई थी और कैंपेन उन्होंने जो चलाई थी वो हाई रूप से चलाई थी। एग्जैक्टली। और हादसा जो हुआ था कल जिसकी हम बात कर रहे थे वो हाई रूप से हुआ था। बिल्कुल। अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा बैरिस्टर राशिद असलम साहब आपका भी, वकास अब्रेज साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे, लगारी साहब हमारे साथ ही हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कुछ बात कर लेते हैं कि मिनी बजट आ रहा है तो उसके बाद फिर पाकिस्तानियों की क्या सूरत। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात करेंगे इस वक्त मिनी बजट के हवाले से। आवाम के लिए एक नई मुश्किल है लेकिन हुकूमत अब भी दावा कर रही है कि आवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं होगा। जहां पर मिनी बजट में ये कहा जा रहा है कि नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा लेकिन टैक्स की जो इस्तिस्ना है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो कान अगर मैं इधर से पकड़ लूँ या फिर कान मैं इधर से हाथ घुमा के पकड़ लूँ तो मसला ये है कि मैंने कान ही पकड़ना है। तो नए टैक्स नहीं लगाए जा रहे लेकिन जिसमें सब्सिडी थी या छूट थी उन टैक्सेस को जब ख़त्म किया जाएगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये कहा गया कि 4 रुपये हर महीने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाएगा तो पेट्रोल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो आपकी बिजली भी महंगी होगी क्योंकि आप बिजली भी पेट्रोल से बना रहे हैं। तो आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, आपके खाने पीने की हर चीज़ वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। तो फिर जब पेट्रोल महंगा होगा, ये चीज़ें महंगी होंगी तो फिर कहा जा रहा है कि एक आम आदमी के लिए बोझ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कारोबारी तबके को बहुत ज़्यादा जो इस्तिस्ना दिया गया था टैक्सेस में छूट के हवाले से वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। पहले ही हुकूमत के तकरीबन 2 से सवा 2 साल तक ये सवाल होता रहा कि जो डेवलपमेंट है वो नज़र नहीं आ रही। फिर उसके बाद 900 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट रखा गया कि हुकूमत डेवलपमेंट करेगी, उसमें अब कट लगा दिया गया यानी 900 से अब 700 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट है। तो जो डेवलपमेंट पहले ही लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सड़कों की तामीर हो, बाकी जो बड़े डेवलपमेंट के काम हैं वो होते हुए नज़र आएँ, वो अब मज़ीद सुस्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर महंगाई बढ़ेगी वहाँ पर डेवलपमेंट के मामलात जो हैं वो भी खासे कम हो जाएंगे। और सेल्स जो टैक्स है वो भी पेट्रोलियम के हवाले से वो पहले बिल्कुल कम किया गया था, हम बड़ा प्रेस कर रहे थे हुकूमत को, अब वो भी दोबारा से बढ़ाया जा रहा है। तो टैक्स की छूट जो है जितनी थी वो अब ख़त्म हो रही है। तो मिनी बजट जो है वो अब जितना सख्त होगा हुकूमत के लिए उतनी मुश्किलात भी पैदा करेगा क्योंकि जनवरी में ये बजट मंजूर कर रहे हैं। 12 जनवरी को मीटिंग हो रही है IMF के साथ और उसके बाद मार्च में जाकर खैबर पख्तूनख्वा के बाकी हिस्सों और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी हो रही है। तो हुकूमत क्या इसके लिए भी फिर तैयार है कि वोट नहीं मिलना है? हम बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजकार एडिटर इन चीफ। बोले लगारी साहब, मिनी बजट आ नहीं रहा, तकरीबन बस आ ही गया है। तो अब जब मिनी बजट आ ही गया है तो उसके लिए फिर अवाम, मेरा ख्याल है सर लगारी साहब, अवाम तैयार है, वो किसी भी तरह के सख्त से सख्त फैसले, सख्त से सख्त माहौल में भी अब जीना सीख चुकी है क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। जी हाँ, लोग घबरा नहीं रहे हैं लेकिन घबराहट की तरफ हैं। और हम जो हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि अवाम की क़ुव्वत इरादी को तोड़ दिया गया है। जिस तरह से हुक्मरान अशराफ ये समझ रही है कि हमने सियासतदानों को और अपोजिशन को इंगेज कर लिया है मुकदमात में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, इस तरह से जो है वो बाहर नहीं आ सकते हैं। फिर ऐसा होता है कि एक अनारकी होती है और दुनिया भर में ऐसा हुआ है। आपकी वो इकोलॉजी नहीं रही है, आपकी वो डेमोग्राफी नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी, जो रिजेस्ट नहीं करती थी।
अब रेजिस्टेंस जो है वो उसका मरकज़ तो पंजाब बना हुआ है, और किसके लिए बना हुआ है, कैसे बना हुआ है और क्यों वो उनकी तरफ है, उनके बारे में तो सबको जानते हैं कि उनके सज़ा याफ्ता हैं या किसी तरह से भी हैं। उसके बावजूद जो रास्ते निकाले जा रहे हैं वो भी लोग समझ रहे हैं, और इनको बचाने के लिए जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो भी लोग समझ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमने जिस बड़ी ताकत के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानियों से जो हमने हकीम उम्मत मंगवाए हैं, हकीम मिलत मंगवाए हैं वहाँ से, अपना IMF से, और जो हमारा बजट बना रहे हैं, हमारी फिस्कल पॉलिसी बना रहे हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, वो हमें कुएं में धकेल रहे हैं तेज़ी के साथ, और हमें वहाँ पर उस ख़तरनाक अंजाम की तरफ हमें बढ़ा रहे हैं जहाँ पर हम आगे जाकर अपना बहुत कुछ खो देंगे या खोने की तरफ चले जाएंगे, और फिर हमें बहुत से सवालात। अभी भी हमारी जो मालियाती सोवरेनिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो डिक्टेशन पर चल रही है। जहाँ से आता है कि जनाब ये टैक्स लगाया जाए, वहाँ से ये टैक्स लगाते हैं, जहाँ से छूट की मोहलत मिलती है छूट देते हैं। अब छूट की मोहलत भी नहीं दी जा रही है, और लोगों को अगर आपने टैक्स लगाना है डायरेक्ट टैक्स लगाए ना। फिर ये क्या बात हुई कि जनाब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप लोगों के ऊपर मुसलत करते हैं, और लोग जो हैं वो इस मामले में परेशान रहते हैं। अल्टीमेट आपका जो भी कुछ होगा वो कंज्यूमर के पास आएगा, भुगतना कंज्यूमर है, कंज्यूमर आम आदमी है। सही लगारी साहब, इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत बड़े एक फर्टिलाइज़र जो एक पूरा सेक्टर है उस पर सेल्स टैक्स की छूट इसलिए दी जाती थी कि यूरिया जो है वो सस्ते दामों किसान तक पहुँचे। अब ये तजवीज़ जो आई है वो ये है कि ये सेल्स टैक्स ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर जो छूट है वो ख़त्म हो रहा है, और अब पूरा सेल्स टैक्स होगा और हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे डायरेक्टली किसान को। तो अब एक जानिब हुकूमत तो ये बहरहाल फैसला कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल यूरिया है, लाइनों में लगकर लोग ले रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से गोदामों पर, और वो सारा यूरिया बाहर निकाल के लोगों में तकसीम हो रहा है उसी तरह से जो सरकारी नर्ख हैं। तो एक तरह से कुछ चीज़ें यहाँ बेहतर भी लग रही हैं कि टारगेटेड सब्सिडी दे दी जाए, ना कि चीनी की सब्सिडी हो तो शुगर माफिया खा जाए, यूरिया की सब्सिडी हो तो यूरिया माफिया खा जाए। अब भी ऐसा ही होगा। ऐसा क्या ख्याल है कि आपको अगर चंद मुजाहरे आपके उनकी शराफत तो वैसे बहुत शरीफ हैं, और उनकी अगर फयाजी और सखावत के मुजाहरे दिखाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि जो है वो यूरिया लोगों किसानों को दिया जा रहा है, टारगेटेड का मतलब ये होता है कि हम अपने लोगों को टारगेट कर लेंगे और उनको फराहम कर देंगे। आम किसान, मैंने देखा है कि वो इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, और सोशल मीडिया पर किसानों की इतनी बड़ी लाइनें कभी लगी ही नहीं। अच्छा, नहीं मिलता है उनको, वो नहीं देंगे, चूँकि जो उठाने वाले हैं उठा जाएंगे। फिर क्या होगा कि किसान मूवमेंट शुरू हो जाएगी। अगर आपका ख्याल है कि किसान मूवमेंट शुरू नहीं हो सकती है तो ये शायद खाम ख्याली हो। अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मूवमेंट, अगर सियासी जमातें साथ देती हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, और मुल्क के तूलो अर्ज में मौजूद है। वो ज़रा सी भी बात पर भड़क उठेंगे, जिस तरह ये समझ रहे हैं कि हम लोगों का गला काट दें, हम फरमाइशें पूरी करें। और एक बात मुझे जिस बात का ख़तरा लग रहा है जी, वो ये है कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो डिक्टेट करेगी कि अलिफ चला जाए और बे आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर उसके लिए माहौल साजी का काम होगा। जिनके पास 10 साल की पाबंदियां थी वो 6-7 साल में वापस आ गए थे, और वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए थे, फिर उनको पूरे का पूरा इलेक्शन कैंपेन करने दी गई थी। इस तरह की चीज़ें फिर होने जा रही हैं, लेकिन उस वक्त सकत थी मुल्क की इकनॉमी की कि वो ऐसा कर सकती थी। अब ये चीज़ें नहीं चल सकेंगी कि जनाब आप ले आएँ फरमाइश पर, और फरमाइश जो है पूरी भी कर लें। लेकिन मुझे संगीन ख़तरा लग रहा है, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ कि संगीन ख़तरा लग रहा है कि आपके बहुत कीमती असासे जो हैं वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो ये बहरहाल बड़ी सिचुएशन है, और वो निकलने भी सर उसमें सर फहरिस्त स्टेट बैंक के हवाले से बहुत ज़्यादा अब वो बात भी हो रही है, जो उसकी खुद मुख्तारी है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किस तरह से। लेकिन हम बात करें मिनी बजट के हवाले से कि 50 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना जो है वो भी ख़त्म किया जा रहा है। तो वो कारोबारी तबके को जो टैक्स इस्तिस्ना था वो ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान का इस वक्त जो कारोबारी तबका, वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं हम बात करेंगे। सीनियर वाइस चेयरमैन FPCCI शेख इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का।
मिनी बजट आ रहा है तो मिनी बजट में एक जानिब तो शेख साहब ये बात हो रही है कि बेहतर चीज़ें कर लेगी जो पाकिस्तान में सूरत हाल है उसको, क्योंकि IMF की भी बहुत ज़्यादा शराइत हैं, जब तक वो पैसा नहीं आएगा कारोबार वो सकल नहीं करेगा। अगर ये मिनी बजट आता है और इसकी वही तमाम की तमाम 50 अरब रुपए की जो टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, कारोबारी लोगों पर क्या असरात हो सकते हैं इसके? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह। देखें जी, कारोबारी जो इस वक्त तबका है वो काफ़ी परेशान है और उसमें तशवीश पाई जाती है। ये कॉन्फिडेंस में लेते हुए तमाम चीज़ों को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और IMF के एमा पे ये तो एक बजट है मिनी बजट, आइंदा पता नहीं इन्हें कितने बजट लेके आने पड़ेंगे मिनी बजट्स, क्योंकि इन्हें लोन पे ऑफ करने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाई है। अब यहाँ दुनिया में बात होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। ये एक थोड़ी सी एग्जाम्पशंस मिली थी जिसकी बुनियाद पर यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, कुछ रॉ मटेरियल सस्ते हुए थे तो कुछ ग्रोथ आ रही थी। अब सडनली एकदम एक मिनी बजट आ जाएगा तो कैसे बिजनेसमैन सर्वाइव करेगा? और ये मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए अल्टीमेटली एक जो है वो ताबूत में आखिरी कील साबित होगा इस गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि पहले ही आवाम पैसे में, ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास गैस है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊपर से आप मिनी बजट पे मिनी बजट लाएंगे और डॉलर की उड़ान आप लोगों के सामने है, तो हम जो है वो कारोबार कैसे सस्टेन कर पाएंगे? बिजनेसमैन का जो कॉन्फिडेंस है वो आप शेक कर रहे हैं एकदम। आप जो है वो इस तरह से चीजें ले आते हैं, आप पहले आपने रिलीफ दिया, फिर आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं, फिर आप रिलीफ देंगे, फिर आप विड्रॉ देंगे, और सब्सिडीज पे हम कब तक गुजारा करेंगे? हमारी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर जो है वो इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है, रीजन में इस वक्त हम सबसे एक्सपेंसिव हो गए हैं। रॉ मटेरियल हमारा इतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है कि हम जो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, बांग्लादेश को और चाइना को हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मिनी बजट जो है ये इसका सिलसिला रुकने वाला नहीं है, इसके लिए आपको मुकम्मल हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और इसको फिलफौर अभी रोकना पड़ेगा आपको। तो ये क्या अब मिनी बजट तो सर अब रुकने वाला है नहीं, क्योंकि मैं पहले इब्तिदा में कह रहा था, उस वक्त शायद आपकी लाइन में कि मिनी बजट तो अब आ नहीं रहा, आ चुका है। तो कल मंजूरी काबीना दे रही है, परसों असम्बली से उन्होंने मंजूर करवा लेना है, तो फिर ये आपके लिए हमारे लिए ये तो सर आ चुका है। तो शेख साहब फिर इसको अब दोबारा से महंगाई का जो तूफ़ान है, जो आप अभी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कोई लागत की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस की, वो मज़ीद बढ़ेगा, तो फिर इसका मतलब है जो सनतें हैं वो तो फिर कम्पीट ही नहीं कर पाएंगी। जी एग्जैक्टली, देखें सनतें अभी बंद होना शुरू हो गई हैं। जब आपके पास गैस नहीं है, आपके पास कांस्टेंट पावर नहीं है, बिजली नहीं है, अब आपके पास रॉ मटेरियल भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, इनपुट्स आपके तमाम महंगे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये महंगाई के बहरान पे बहरान आएंगे और आवाम कहाँ सस्टेन कर पाएगी, लोग कहाँ सस्टेन कर पाएंगे, इकोनॉमी कैसे सस्टेन कर पाएगी? आप लोग किस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल शेख इम्तियाज साहब, FPCCI जिस तरह से आप लोग जो है वो बिजनेसमैन सोच रहे हैं, ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि इस वक्त मुश्किल में हैं मुल्क और इस मुश्किल से निकालने के लिए मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। सलमान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। शाह साहब आपके वक्त का। शाह साहब, मिनी बजट आज मंजूर होना था, कल मंजूर हो जाएगा काबीना से, फिर कल ही कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है। तो सर एक जानिब तो जहाँ टैक्स का ये बताया गया वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कि नए टैक्स नहीं लगाए जा रहे, लेकिन टैक्स बहरहाल जो छूट थी वो ख़त्म की जा रही है बहुत ज़्यादा। तो जब वो टैक्स की छूट ख़त्म हो जाएगी, हर माह पेट्रोलियम लेवी में इजाफा होगा, तो महंगाई तो फिर सर दस्तक दे रही है कि 12 तारीख जैसे ही बातचीत हो जाएगी मुकम्मल IMF से, तो फिर हमारे लिए इस मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, और कोई चीज़ नहीं है, और कोई चारा नहीं। नहीं, आई थिंक जितनी महंगाई बढ़नी थी वो तो बढ़ चुकी है, क्योंकि आपकी मेजर महंगाई में जो इजाफा हुआ है वो सबसे ज़्यादा डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। और हमें सब पता है कि डिवैल्यूएशन क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बैरून मुल्क कर्ज़ों का पहाड़ लगा हुआ है जिसको आप सर्विस नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से आपको IMF के पास जाना पड़ा है। और IMF के साथ भी हम 22 दफ़ा जा चुके हैं, और जो भी वो दवाई देते हैं हम वो नहीं खाते, आदि उनसे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उनकी दवाई नहीं हमने कभी खाई। तो अब वो कह रहे हैं कि जी आप पहले दवाई खाएंगे तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो वो अब आपके सामने है सारा कुछ कि जब डिवैल्यूएशन हुई है उसके वजह से, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, ना अपने कर्ज़ों को सर्विस करने के लिए डॉलर्स हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ता चला जाता है तो उससे भी डॉलर्स जो हैं वो नायाब से हो जाते हैं।
तो वैल्यू तो डॉलर की जो है उस वजह से बढ़ी है, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो उससे एक महंगाई का सैलाब भी ज़रूर आता है, क्योंकि वो चीज़ हमारी इकॉनमी जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है कि वो आप डॉलर्स में कर्ज़े लेके वो चला तो सकते हैं, लेकिन अगर वो डॉलर्स के कर्ज़े लेके आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में करते या ऐसे करते प्रोजेक्ट्स जिससे आपकी इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी बेहतर होती, कंपेटिटिवनेस बेहतर होती, तो आज हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 50-60 अरब डॉलर की होती, तो हमें कोई मसला नहीं होना था। सही। सो अब हम क्योंकि इस चीज़ में फंसे हुए हैं तो वो आपको लेना पड़ता है ये एडवाइस सारा IMF से, क्योंकि अगर वो आज अपनी सपोर्ट निकाल दें तो आप कल डिफ़ॉल्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो शाह साहब एक सवाल सर, ये एक्सपोर्ट अगर बेहतर हो तो मुल्कों की तरक्की भी वहीं है, लेकिन सर जब पेट्रोलियम लेवी के बारे में बताया गया हर महीने जो है वो 4 रुपये बढ़नी है, 30 रुपये बढ़ानी है, इसको इसी तरह से लेकर जाना है, ये भी मुआहदे में शामिल है। तो जब हम लोकल देखते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कंपेयर करता है अगर, तो हमारे तो लागत पहले ही बहुत ज़्यादा है, हम मार्केट को उस तरह से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जब लागत बढ़ होगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट तो ऊपर जाने के बजाय मज़ीद नीचे आ जाएगी, जब वो नीचे आएगी तो फिर हम वहीं खड़े होंगे। नहीं, देखें एक बात तो ये है ना कि डॉलर्स में तो हमें एक्सपोर्ट्स में डॉलर्स मिलेंगे ना, हमारी कॉस्ट जो है वो फिर डॉलर्स में इंडेक्स हो जाएगी, इसलिए एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके लिए आपको अपनी कंपेटिटिवनेस को बेहतर करना है, वो आप करें और आपको डॉलर्स में मिलेंगे तो आप अफोर्ड भी कर सकेंगे। सो ये ज़रा थोड़ा सा जो टेक्निकल बात है उसमें खासा टाइम लगता है कि ये आपसे बात कर अवाम के सामने ये बात समझ आ जाए, लेकिन बात ये है कि डॉलर्स में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको डॉलर्स मिलते हैं। सही। और वो डॉलर्स जब आप कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपये में तो हमारे एक्सपोर्टर को उसके एवज पहले अगर लेट से 150 रुपये मिलते थे, अब 175 मिलेंगे, और उस 175 इसीलिए मिलेंगे क्योंकि वो डोमेस्टिक कॉस्ट जो हैं उनको पूरी करेगा। और ये मैंने पहले जो बात की है कि ज़्यादातर तो ये डिवैल्यूएशन हमारी हो चुकी है। अब मसला ये है कि क्योंकि पिछले चंद माह से बहुत बड़ा एक एक्सटर्नल शॉक आया है कि एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और उसके साथ साथ फूड प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं, जिसकी वजह से ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इस माह में और पहले 5 माह में इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन ये भी ये कम हो जाएगा क्योंकि अब इंटरनेशनली प्राइसेस जो हैं वो कुछ संभल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ भी आएंगी। अब ये जो आपने टैक्सेस की बात की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप सोचें कि अगर ये 300 अरब के टैक्सेस जो हैं, जो छूट थी पहले, अब वो छूट ख़त्म होगी तो हमारे ओवरऑल टैक्सेस की जो हजूम है, जिसको कहना चाहिए साइज़ है, वो तो 6000 अरब के करीब है, और उसमें अगर 300 अरब का इजाफा होता है तो वो एक छोटा अमाउंट है जो कि आपने रेज करना है। ज़्यादातर तो आपने कर लिया, आपकी रेवेन्यूज़ खासे इंक्रीज़ कर चुके हैं, और ये एक उस हिसाब से अगर देखें तो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें ये देखने वाली बात है कि आपके मुल्क का जो इस वक्त टोटल प्रोडक्शन है वो तकरीबन 55,000 अरब की है, और 55,000 अरब में अगर आप 300 जो बिलियन का अगर इजाफा भी हो जाता है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन पे उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए जितना ऑलरेडी हो चुका है। वो तो हम पहले तो जो आप बात शाह साहब कर रहे हैं कि जो होना था वो तो हो चुका है, अब उसके चीज़ें उस तरह से स्टेबिलिटी में हों। लेकिन सनतकार कैसे सोचते हैं? मैं इस वक्त काशिफ अशफाक साहब हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं। फैसलाबाद में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपकी वो टेक्सटाइल की, वो बड़ी ग्रो की है पिछले कोई 2 साल 1.5 साल से, लेकिन इस वक्त जो है ये मिनी बजट आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं कि बेहतर सूरत हाल, आप पर तो कोई असर नहीं होगा, जो टैक्स की छूट हो रही है ख़त्म हो रही है, उससे कोई मामला तो नहीं बिगड़ेंगे? काशिफ साहब
अच्छा, उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया। शाह साहब, लेकिन ये एक चीज़ जो आप बात करें, टैक्स के फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए मिनी बजट, अब जो जिस तरह से बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही ख़तरा हो जाए अगर ये मिनी बजट मंजूर होता है और जिस तरह की चीज़ें लागू होती हैं, तो जो आप बात करें कि पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है, तो फिर मिनी बजट इसका मतलब है कोई खातिर खा असर पाकिस्तान की इकॉनमी पर, एक आम आदमी पर नहीं होगा। हाँ नहीं, आई थिंक उसका असर उतना नहीं होगा जितना बताया जा रहा है, जितना एग्जैजरेट किया जा रहा है। और मेन चीज़ तो ये है कि मेन जो मसले हैं वो तो हमारे है ही कर्ज़ों की वजह से हैं, और अरबों डॉलर के कर्जे जिन्होंने लिए थे उन्हीं की वजह से तो ये हम इस मुश्किल में हैं। और आज वो अगर ये कहेंगे कि जी इसके साथ अवाम पे बोझ बन रहा है, तो अवाम पे तो डेफिनेटली कर्ज़ों का बोझ अवाम नहीं उठाना है, और महंगी बिजली का बोझ जो है वो भी अवाम ने उठाना है। तो जिस वक़्त ये आपने महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, उस वक़्त तो किसी ने नहीं सोचा कि ये कैसे पे होगा, और ये जो है इसकी डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये भी है कि वो फिर महंगी बिजली जब अवाम के पर गिरेगी तो फिर क्या होगा, वो तो सोचा बगैर हमने ये सारे काम किए हैं। सही। और इसके अब आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आई थिंक कि ऑन दी पॉजिटिव साइड, अगर हमारा IMF के साथ प्रोग्राम जो है ये चल पड़ता है, जैसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई है जी, उसके बाद ये अगर मिनी बजट जो है ये भी अप्रूव हो जाता है, तो ये एग्रीमेंट आगे चलेगी, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी और आगे चल के इन्फ्लेशन नीचे भी आएगी। और मेन चीज़ ये है कि फिर आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और वो जो अनसर्टनिटी है वो कम हो जाती है। सो आई थिंक इस वक्त दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि कई लोगों को नज़र आता है कि ये महंगाई का अगर लेबल हुकूमत पे लग जाए और उसकी वजह से हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाए तो वो उनको बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ में। सही। लेकिन दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो मिनी बजट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो और आपकी इकॉनमी में फिर इन्वेस्टमेंट भी आए और अनसर्टेनिटी कम हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं जो आप बता रहे हैं कि वो हैं भी और हो भी रहे हैं, और उसकी जो चीज़ है वो नज़र भी आ रही। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, और शेख इम्तियाज़ साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन चीफ बोल हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। बड़ा एक अहम मामला है कि अब मिनी बजट जो है उसको दोनों शक्लों में दिखाया जा रहा है कि एक पाकिस्तान की इकॉनमी की स्टेबिलिटी और दूसरा इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही की सूरत में। अब देखना यह है कि अब ये पूरा होता है और उसके बाद जो उसके असरात आते हैं वो चंद ही महीनों के अंदर अंदर नज़र आ जाएंगे कि किसका पलड़ा जो है वो स्टेबिलिटी का या पाकिस्तान की तबाही का वो भारी होता है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।